अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। इस वक्त जो एक बड़ी चीज़, बड़ी ख़बर सामने आई है वो एतराफ़ है हुकूमत का कि कलदम तहरीक तालिबान के साथ सीज़ फायर माहिदे का एतराफ़ जो है वो इस वक्त हुकूमत के और कलदम तहरीक तालिबान के दरमियान हो गया है। फिर ये भी कहा जा रहा है, फवाद चौधरी साहब वज़ीर इत्तलात ये फरमा रहे हैं कि मुज़ाकरात में अफ़गानिस्तान की पूरी हुकूमत ने सहूलतकार का किरदार अदा किया। ये डायलॉग्स जो गुफ्तगू का सिलसिला था ये 1-on-1 जारी था और इसमें यह भी वाज़ेह किया गया है कि चूँकि कलदम तहरीक तालिबान के मुख्तलिफ धड़े हैं तो कुछ धड़ों के साथ अब तक मुज़ाकरात हुए हैं और कामयाब हुए हैं। कुछ अहम शख्सियात ने किरदार अदा किया है, कुछ के साथ अब भी मुज़ाकरात होना बाकी हैं। एक मुआहिदा भी तय पाया जिसके तहत कुछ कहा जा रहा है कि करीबन 2 दर्जन के करीब जो तहरीक तालिबान के लोग हैं, कलदम तहरीक तालिबान के लोग हैं, उनको भी रिहा किया जाएगा। अब इस पर सारे मामले पर जो रिएक्शन है अपोजिशन का वो खासा सख्त है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या ख़ास तौर पर बिलावल भुट्टो साहब का जो रिएक्शन है वो बहुत सख्त आया है और उनका ये मानना है कि जो तहरीक जिसने APS के बच्चों पर हमला किया उससे किस कैपेसिटी में डायलॉग्स हो सकते हैं और फिर साथ साथ वो इसको लिंक करते हैं बीबी शहीद से जो उनकी वालदा हैं कि उनके भी कातिल यही लोग थे, तो आप आज किस कैपेसिटी में इनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं या कोई भी चीज़ कर रहे हैं और पार्लियामान को एतमाद में लिए बगैर ये सारा काम हो रहा है। इस वक्त सिर्फ एक यही मामला नहीं है, अब तक अपोजिशन ये भी सवाल कर रही है कि जो TLP के साथ क्या मामला तय पाए हैं उनको भी टेबल किया जाए, उनको भी बताया जाए, लेकिन उस पर भी कोई चीज़ बहुत हद तक वाज़े नहीं है। कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ और इस इजलास में भी हमने देखा कि हमेशा की तरह जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब हैं उन्होंने शिरकत नहीं की। हालांकि ये मामला किसी अपोजिशन जमात का या उनके साथ बैठने या हाथ मिलाने का नहीं था, ये मामला बिल्कुल एक मुल्क की सलामती और ख़ित्ते की सूरत हाल के हवाले से बातचीत का था और जिस तरह से वो हुकूमती सरबराह हैं तो उनका यहाँ पर होना ज़रूरी था। इस पर भी अपोजिशन ने एहतजाज किया है। ना सिर्फ ये एक मामला है जहाँ पर ये हुकूमत की अपनी सोलो फ्लाइट है, बल्कि सभी मामलात पर, चाहे वो इंतखाबी इस्लाहात हों, EVM हो या दीगर मामलात हों, उन सभी पर हुकूमत अपोजिशन को किसी तौर भी साथ लेकर नहीं चलना चाहती और ये अब कंसर्न जो है ये ग्रो करता जा रहा है अपोजिशन का। साथ साथ मुश्तरका एहतजाज की बातें भी हैं, मिलकर एहतजाज की बातें भी हैं। नून लीग पीपल्स पार्टी फिर कहीं करीब होने की बात कर रहे हैं, एक एहतजाज की बात कर रहे हैं और फिर अब ये बात भी बड़े वाज़ेह तौर पर आ रही है कि अगर घर भेजना है इस हुकूमत को तो फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं। फिर ये ताख़ीरी हरबे अपोजिशन क्यों इस्तेमाल कर रही है? आया वो वाकई इनको घर भेजना चाहती है या सिर्फ वो गेयर अप हो रहे हैं, वार्म अप हो रहे हैं अपनी सियासत के लिए या अपने आने वाले इलेक्शंस के लिए? मैं चाहूँगा इस सारी सूरत हाल पर हम तफसील से बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक़्त। काज़मी साहब सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं और खालिद जमील साहब सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगा। इस पर तो एक तवील बहस हो सकती है कभी भी कि डायलॉग क्या चीज़ का वाहिद रास्ता होता है, नहीं होता है, लेकिन जो इस वक्त कंसर्न शो हो रहे हैं कि एक ऐसी कलदम तंजीम जो बहुत नुकसान कर चुकी है, आज आप उसके साथ मुज़ाकरात में जा रहे हैं, क्या ये जाना सरासर इसको गलत कह दिया जाएगा, इसको सही कहा जाएगा, या जब वज़ीर-ए-आज़म इस मुल्क के इमरान खान साहब हों जो उस वक़्त से ये बात करते आ रहे थे कि मुज़ाकरात वाहिद हल हैं, तो आज वो पहली चीज़ है जो अमली तौर पर अपनी हुकूमत में करके भी दिखा रहे हैं कि मुज़ाकरात के ज़रिए अगर हथियार डलवा रहे हैं, सीज़ फायर करवा रहे हैं, अमन ला रहे हैं, तो इसको खुशाइन समझा जाना चाहिए, पॉजिटिव समझा जाना चाहिए। देखें, इसमें बात अरसलान के देयर शुड नेवर बी अनएंडिंग वॉर। अगर आप मिसाल लें, आपके सामने जिस तरीके से अमेरिका ने जापान पे अपने एटम बम गिराए, हिरोशिमा नागासाकी में लाखों लोग मर गए, आज उनको देखें वो किस तरीके से इकट्ठे बैठे हुए और मिल के तरक्की कर रहे हैं। लाइक आप दुनिया की और जितनी मर्दी मिसालें लेने, जहाँ भी लड़ाई होती है, जितनी लड़ाई होती है, अल्टीमेटली यू हैव टू सिट अक्रॉस द नेगोशिएटिंग टेबल एंड फाइंड अ बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन। इस वक्त जो हुकूमत बात कर रही है, एक दो एडवांटेज आप जब भी मुज़ाकरात करते हैं याद रखें, मुज़ाकरात करते हैं स्ट्रेंथ की पोजीशन से, जहां आप स्ट्रॉन्ग विकेट पर होते हैं। इस वक्त जो तालिबान है उन्होंने ये बड़ा क्लियर कह दिया कि हमारी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, नंबर 1। नंबर 2, इंडिया के कनेक्शन ख़त्म हो चुके हैं। इंडिया से उनको फंडिंग आनी TTP को बंद हो गई है, उनको टारगेट देना, रिकॉनेसेंस कराना, इनके सहूलतकार काफ़ी हद तक इस वक्त वो डिस्पर्स हो चुके हैं। और उसके बाद हमने फेंसिंग भी कर ली है। अब इस साइड पे हमारी आर्मी तैयार बैठी है, देर ऑलरेडी फाइटिंग अगेंस्ट द एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स।
तो ये कहाँ जाएंगे? और ये 5 से 6 हज़ार के करीब टोटल लोग रह गए हैं जो जिनको अब नज़र आ रहा है कि उनके पास अब कोई रास्ता ख़त्म हो रहा है। 2 ऑप्शन थी, या तो आप इनके खिलाफ प्रॉपर ऑप्शन करते रहें, इनको मारते रहें और उसके बाद अल्टीमेटली इनको ख़त्म करके आप करें। सेकंड ऑप्शन ये है कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी आइन और कानून के मुताबिक, अगर वो हमारे इसमें मुज़ाकरात में आते हैं, हथियार डालते हैं, नंबर 2 पाकिस्तानी आइन और कानून की जो है वो एक्सेप्ट करते हैं, फिर उसके बाद नंबर 3 जो हिनस क्राइम में इन्वॉल्व हैं, जैसे APS की बात है, APS के ज़्यादातर मुजरिम जो है ना, उनको मैं बताऊं, उनको सजा हो चुकी है। बहरहाल जो भी ऐसे क्राइम्स हैं वो अदालत में जाके आप मुजरिमों को सर अलहदा कर देंगे या वो एक ही दे कम फ्रॉम द सेम ऑर्गेनाइजेशन, एक ही तंजीम से? नो, देखें, मुजरिमों को अलहदा नहीं करेंगे। मुजरिमों के जो कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, दे विल बी फॉलोड, उनको कानून के मुताबिक सजा भी मिलेगी। और बाकी जो मेन टीम के जो लोग आम शहरी हैं जो गुमराह किए गए थे, अगर वो पाकिस्तान में आके हथियार डाल के आम हमारे मेन स्ट्रीम में आते हैं तो वी वेलकम देम। बट ये अभी निगोशिएशन हो रही है, अभी सिर्फ सीज़फायर हुई है, ये खुशाइन बात है। अब इसके बाद देखना है कि कैसे पाकिस्तान की मर्जी के मुताबिक मुज़ाकरात होते हैं तो ज़रूर करेंगे, अगर वो नहीं होते हैं तो दैन दे वी ऑलरेडी फाइटिंग विद देम। सो ये एक चांस जरूर देना चाहिए। कब तक हमारे मुल्क में दहशतगर्दी रखेंगे? अभी आपके सामने TLP का इशू हो रहा है, उसके बाद ये तहरीक तालिबान है, फिर और उसके बाद आते जाएंगे। और दुनिया चाहती है कि पाकिस्तान स्टेबल रहे, हम इकनॉमिक तरक्की ना करें। बलोचिस्तान की आपके सामने प्रॉब्लम नज़र आ रही है, CPEC मछुआ डिले हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम जो अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में पीस देखना चाहते हैं, ये तहरीक तालिबान ने इसको ब्रोकट किया है। ये जो डायलॉग्स हैं, आई थिंक उधर से भी उनका प्रेशर है, वो गारंटी भी दे रहे हैं। तो ओवरऑल मैं देखता हूँ तो मैं कहता हूँ अगर पाकिस्तान में अमन होता है, पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक, हमारी मर्जी के मुताबिक अगर वो हथियार डालते हैं, उनके केसेस भी चलते हैं और बाकी उनकी जो लीडरशिप है वो मेन स्ट्रीम में आ जाती है, तो एटलीस्ट आई फील एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान कि हमें इसको करना चाहिए। यस, जो शहीद ज़्यादा बच्चे APS के, उनकी फैमिलीज़ को सबको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, उनका कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहिए, उसके बाद फैसला करना चाहिए। जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अतर काज़मी साहब, बात दुरुस्त है, हर चीज़ का हल मेरे ख्याल से जिस भी आप शख्स से पूछें जो भी एक पीसफुल माइंड रखता है तो यही आपको कहेगा कि मुज़ाकरात, डायलॉग इज़ द ओनली सोल्यूशन। कोई भी लड़ाई को सोल्यूशन नहीं मानता है। एक सवाल जो यहाँ पर उभरता है सर वो ये है कि आज तो डायलॉग आपने कर लिया, पर कितना आसान रहेगा इनको हथियार डाल के कौमी धारे में शामिल कर लेना और ये दोबारा हथियार नहीं उठाएंगे या किसी के आला कर बन के इस्तेमाल नहीं होंगे? ये एक बड़ा और अहम सवाल हर इंसान के ज़हन में रहता है। देखिए, ब्रिगेडियर साहब ने जो बातें की है ना, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी बाशऊर पाकिस्तानी उनसे इनकार कर सकता है या उनको जुटला सकता है। अगर हमने आगे बढ़ना है तो कोई ना कोई हमें हल निकालना पड़ेगा। लेकिन आपने जो क्वेश्चन किया, ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मसला ये है कि जब कोई टेरिटोरियल इशू होता है, किसी जगह पे सरहदी तनाज़ा है या किसी टेरिटरी का इशू है, तो आप मुज़ाकरात करते हैं और बातचीत से मसाइल को हल भी कर लेते हैं। लेकिन नज़रियात के ऊपर जो है ना, किसी को कायल करना वो बहुत मुश्किल होता है। इसमें बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जिनका नजरिया ये है कि उनकी नजर में मैं और आप जो हैं वो खुदा ना खास्ता वो तो मुसलमान ही नहीं है, हमें तो मारना सवाब है, हमारे खिलाफ तो उन्होंने कुफर के फतवे और वो कहा है कि इनको तो मारें, हमारे फौजियों के उन्होंने गले काटे में। तो अब इन लोगों को आप किस तरह कन्विंस करेंगे, इनके नजरियात को ऑल ऑफ सडन किस तरीके से रियासत उनको ये समझाने में ये कायल हो जाएगी, कायल कर लेगी उनको कि जी ये आप भी उसी निजाम के तहत आए। इसलिए कि उनका तो पूरा मोटो ये है, उनका तो सेलिंग पॉइंट ही ये है कि ये रियासत कुफर के ऊपर मबनी है, ये रियासत का जो निजाम है ये कुफर के ऊपर बना हुआ है, तो इसके खिलाफ जहाद जो है वो इस्लामिक ली जो है ना वो जरूरी है। अब ये एक बड़ा स्टिकिंग पॉइंट होगा। इसमें जो उनकी टॉप लीडरशिप है, मुझे पता है कि पहले ब्रिगेडियर साहब ने भी जिक्र किया कि उनको बाहर से फंडिंग आती है और वो कोई इतने नजरियाती नहीं है, उनको तो जिधर से पैसा आएगा वो उस तरफ चले जाएंगे।
जो फुट सोल्जर है, जिसको उन्होंने मोटिवेट किया, जिसके जरिए वो खुद कुछ धमाके करवाते रहे, उसको वो एकदम से किस तरीके से कायल करेंगे, ये भी एक चीज है। ये देखना पड़ेगा कि आगे जाके कितनी बेहतर तरीके से चीजों को मैनेज किया जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि इसका कोई ज्यादा पॉजिटिव नतीजा नहीं निकलेगा, इसलिए कि मुझे हुकूमत की, जिसे कह सकते हैं ना कि आपकी उनकी सीरियसनेस में कोई शक नहीं है, लेकिन दूसरी जानिब मुझे सम टाइम ये लगता है कि वो टाइम बाय करेंगे, जिस तरह उन्होंने स्वात में कोशिश की, जिस तरह उन्होंने हमारे साबका जो फाटा के इलाके हैं वहां पे मुआहदे हुए, और इस हवाले से जनरल तारिक जो वहां पे ऑपरेशंस की कमांड भी करते रहे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी बड़ा क्लियर है कि ये अपने आप को ज्यादा मजबूत करने की और ये तासुर देने की कोशिश करेंगे कि हम इतने मोतबर हो गए कि एक रियासत के साथ हम बैठे हुए हैं। वो लोग जो चंद किलोमीटर के अंदर जिन नहीं रह सकते थे, अब पूरी रियासत उनके पास जा रही है और उनसे मुज़ाकरात कर रही है, तो एक तरह से इससे भी उनको ऑक्सीजन मिलेगी। मुझे लगता है कि मुश्किल होगा आने वाले दिनों में, इतना आसान नहीं होगा जितना कुछ लोग समझ रहे हैं। राइटली सेड, और यही यकीनन सबके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इतना आसान नहीं है ये सारा मामला। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और वो क्वेश्चंस कहीं हद तक बजा भी हैं। खालिद जमील साहब, मुज़ाकरात मुज़ाकरात मुज़ाकरात, हर मसले का हल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब फरमाते आए हैं, तब वो तनहा खड़े थे और शायद कह लीजिए कि एक बूस्ट भी उन्हें बड़ा मिला, पॉपुलैरिटी भी मिली, फिर केपी में हुकूमत भी उसी की कड़ी थी जो पहली उन्होंने बनाई। मुज़ाकरात अगर कलदम तंजीमों से हो सकते हैं, मिलिटेंट से हो सकते हैं, तो अपोजिशन से मुज़ाकरात भी नहीं हो सकते, एंगेज भी नहीं किया जा सकता, ऑन बोर्ड भी नहीं लिया जा सकता, राय भी नहीं ली जा सकती। उसमें करप्ट तो शायद उनकी नज़र में कुछ हैं, लेकिन क्या सारे इतने बुरे हैं कि आप किसी को भी नहीं साथ बिठाना चाहते? ये सर थोड़ा सा एक मुझे एक वो कह लीजिए कि समझ में नहीं आती है बात कि आप कलदम तंजीमों से बात कर सकते हैं, लेकिन अपोजिशन में इलेक्ट हुई जमातें, उनसे, उनके लोगों से, नुमाइंदों से आप बात नहीं कर सकते। देखिए, दो चीज़ें अरसलान। एक तो यह है कि प्राइम मिनिस्टर को इस किस्म की जो नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर मीटिंग्स होती हैं, हाँ वो पार्लिमानी फोरम के ऊपर हों या किसी भी फोरम पे हों, उसको प्राइम मिनिस्टर को वहाँ पे आना चाहिए। अगरचे जो मुतलका इदारे हैं उनके तमाम सरबराहान वहाँ पे होते हैं, तमाम वज़रा वहाँ पर होते हैं और खुल के सवाल जवाब होते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की वहाँ पे मौजूदगी एज ए सिंबल जो है वो एक अच्छा खुशगवार जो है वो असर मुरतब कर सकती है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर वहाँ से गायब होते हैं। ये तो होना चाहिए। जहाँ तक दूसरी बात यह है कि मुज़ाकरात की, अपोजिशन को एतमाद में लेने की या पार्लियामेंट को एतमाद में लेने की, तो मेरा ख्याल है कि अगर पार्लियामान की जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है जिसको चेयर कर रहे हैं स्पीकर, और उसकी तीसरी मीटिंग है और हर मीटिंग 4, 5, 6 घंटे 8 घंटे तक चलती है, उसके अंदर तमाम चीज़ें खुल के बात होती हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये एक पॉजिटिव साइन है और पार्लियामेंट को ये एतमाद में लिया जा रहा है, पॉलिटिकल लीडरशिप को, अपोजिशन को, तमाम मुतलका जो स्टेक होल्डर्स हैं वो खुल के बातचीत कर रहे हैं। एतमाद में लेने का यही तरीका होता है। सिंबॉलिकली प्राइम मिनिस्टर को होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। अगर वो नहीं भी हैं तो लेकिन हुकूमत के अगर तमाम मुतलका वज़रा वहाँ पर मौजूद है, स्पीकर उसको चेयर कर रहे हैं उस मीटिंग को, तमाम मुतलका इदारे, जिन इदारों की इंश्योरेंस के ऊपर, गारंटीज़ के ऊपर ही तमाम मामलात अगर होते हैं और वो वहाँ पे मौजूद है और हर सवाल का जवाब दे रहे हैं, अगर प्राइम मिनिस्टर भी होते तो शायद बेशतर सवालों का जवाब। टीटीपी पे सर आ जाए ज़रा, जो टीटीपी के साथ सीज फायर के मुआहदे हैं, इस पर क्या राय होगी सर? जी, जहाँ तक सीज फायर के मादे के मामले, देखें मैं हारिस साहब की भी गुफ्तगू से एग्री कर रहा हूँ और जो काज़मी साहब ने पॉइंट रेज किया वो भी वैलिड पॉइंट है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि रीसेंट पास के अंदर पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप ने और पाकिस्तान की रिलीजियस लीडरशिप ने, और इसके अंदर वो भी लोग शामिल हैं जो किसी न किसी हद तक इन तमाम जमातों को कहीं माजी में सपोर्ट करते रहे हैं। इवन जब 9/11 के बाद यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर इन जमातों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हो रहे थे, तमाम पॉलिटिकल पार्टी और रिलीजियस पार्टी खास तौर के ऊपर सड़कों के ऊपर एहतजाज कर रही थी जनरल परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ। लेकिन APS के वाक़े के बाद जब हमने कौमी नैरेटिव तरतीब देने की बात की और उसके नतीजे में जो पैगाम पाकिस्तान मुरतब पाया, उसमें 6000 से ज़्यादा इस वक्त तक तमाम मसालिक के स्कॉलर्स, मुफ्ती साहिबान जो है उसके ऊपर सिग्नेचर कर चुके हैं और इसके साथ साथ साहिबान पाकिस्तान एक डॉक्यूमेंट तैयार हो रहा है, वो भी आलमोस्ट तैयार हो चुका है, जिसमें दीगर जितने भी नॉन मुस्लिम पाकिस्तानी स्कॉलर्स हैं उन्होंने भी इन्हीं ख़ास मौज़ूआत के ऊपर, जो हम कह रहे हैं कि फ़िक्री तब्दीली आनी चाहिए, नज़रियाती तब्दीली आनी चाहिए, सोच की तब्दीली आनी चाहिए, इसके ऊपर वो बड़े जामे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके अंदर तमाम जो मज़ाहिब हैं, इस्लाम से हटकर दीगर जो मज़ाहिब हैं उनके रेफरेंस मौजूद हैं, सीरत मुबारका से चीज़ें कोट की गई हैं, कुरानी आयात हैं उसके अंदर,
उसके ऊपर अगर तमाम उलमा इकराम, तमाम मजहबी क़यादत, तमाम वो मसालिक के कायदीन जो किसी न किसी तौर के ऊपर इन तबकात को सपोर्ट कर रहे हैं या करते रहे हैं नजरियाती तौर के ऊपर, उनके दस्तखत मौजूद हैं। उस पैगाम पाकिस्तान को अभी जो हमारा नेशनल एक्शन प्लान है, जिसके तहत इस तमाम नैरेटिव को हमने तालीमी इदारों में, मदारस में, सिविल सोसाइटी में, कौमी सतह के ऊपर उजागर करना था, वहाँ पे मेरा ख्याल है थोड़ी सी कमी रह गई है। उस चीज़ को प्रमोट करने की ज़रूरत है। और अगर जब इनके साथ बिल्कुल वैलिड पॉइंट है कि जो लोग सरेंडर कर रहे हैं, जो लोग तैयार हैं कानून और आइन के ताबे आने के, जो रियासत का जो स्ट्रक्चर है, जो सिस्टम है, उसको कबूल करने के लिए तैयार है, मेरा ख्याल है उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। जो इफ़ एंड बट्स के साथ कंडीशंस ऐसी लगाते हैं जो रियासत के लिए काबिल कबूल नहीं है, तो मेरा ख्याल है उनके साथ बात करने के लिए या उनको मौका देना नहीं चाहिए, बल्कि उनके लिए फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ अगर हुकूमती सतह पर, रियासती सतह पर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि अच्छा इनको किस तरह से निपटना है या क्या करना है, और मेरा ख्याल है कि इसमें जो रीजनल सिचुएशन है उसके अंदर इन ग्रोहों को राइटली सेट। खालिद जमील साहब, पॉइंट आपका आ गया। मैं एक ब्रेक की जाने बढ़ूंगा, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिए। जी वेलकम बैक। ब्रिगेड साहब, कौमी सलामती का इजलास हो और वज़ीर आज़म गैर हाजिर हों, कोई जवाज़ इसका बनता है? कोई मसरूफ़ियत कौमी सलामती से बढ़ के हो सकती है, या बस एक कह लीजिए कि उनकी सोच है, अप्रोच है? और ये कोई तनकीद नहीं है वज़ीर आज़म पर कतन भी, लेकिन ये एक मामला है कि कम से कम कौमी सलामती के मामले पर तो एक पैगाम जाना चाहिए कि सब इकट्ठे हैं, सब यकजुबान हैं, सब एक ही राय रखते हैं। मुल्क का सरबराह मिसिंग हो, बाकी को ब्रीफिंग दे दी जाए, सरबराह को अलहदा दी जाए, कुछ सेंस बनती है इसकी? सर देखें अरसलान, ये आई थिंक आई एग्री विद यू, हर हालत में प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को इस पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में होना चाहिए था। इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी दैट यू इंटरेक्ट विद ऑपोजिशन। आपने जो केसेस करप्शन के चला है बिल्कुल चलाते रहें, जो लैब में केसेस चल रहे हैं वो भी करते रहें, लेकिन एक जो जमहूरियत में एक रोल है अपोजिशन गवर्नमेंट का, उसको डिनाई नहीं करें। और ख़ास तौर पर ये ऐसे मौके में जहाँ बहुत ज़्यादा गैप होता जा रहा है अपोजिशन और हुकूमत में, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, ये मौका होता है जब लीडर अपोजिशन में मिलते हैं, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर से मिलते हैं, और प्राइम मिनिस्टर खुद भी एट टाइम सर्टन क्वेश्चन के जवाब देते हैं। चाहे आपके चीफ आर्मी स्टाफ जवाब दे रहे हैं, DGI जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, शामिल कुरैशी हैं, बट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैज डिफरेंट वेटेज, तो ही शुड हैव बीन प्रेजेंट। इस पे तो कोई एक्सक्यूज नहीं है। लेकिन मीटिंग बहुत आम थी, जिसमें बहुत आपके अफगानिस्तान के इशू के ऊपर, वहाँ के क्या हालात हैं, गवर्नमेंट के साथ कैसे कर रही है, गवर्नमेंट इंटरनेशनल कम्युनिटी को कैसे साथ लेके जाना चाह रही है, वहाँ पर जो इस वक्त क्राइसिस हुए हैं, फूड क्राइसिस में, वो बिल्कुल ब्रीफिंग दी गई है। आई एम श्योर कि कश्मीर के बारे में बात हुई होगी, डिटेल इंटरनल सिचुएशन की बात हुई होगी, लेकिन साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर का होना डेफिनेटली रिक्वायर्ड था। और प्राइम मिनिस्टर में इसमें कोई अना नहीं होती है। आप जितना भी नाराज हैं, नाराजगी का मतलब है कि उनके केसेस चल रहे हैं। लेट द कोर्ट डिसाइड, लेट द अकाउंटेबिलिटी कोर्ट डिसाइड वट एवर इज हैपनिंग। आपने केस बना लिए, नैब ने बना दिए, चले गए, और अगर वो बेल के ऊपर देन जो है ऑल फैसिलिटीज एंड पर्क्स लाइक बाय द पार्लियामेंट को मोर फॉल करें। हमेशा इनिशिएटिव जो है वो हुकूमत के पास होता है कि उसने कैसा माहौल पैदा करना है, पार्लियामेंट को कितना फाल करना है, पार्लियामेंट की अहमियत कितनी करनी है। हम अभी आपने जो ज्वाइंट सेशन भी कर रहे हैं, आप कुछ ऑर्डिनेंस भी लेकर आना चाहते हैं, कानून लाना चाहते हैं जो आप पास भी करवाना चाहते हैं, तो दिस वाज द राइट अपॉर्चुनिटी कि आप वहाँ पर बैठें, लोगों से बात करें, अब पॉलिटिकल लीडर से बात करें, शेयर योर थॉट्स कि व्हाट इज हैपनिंग, आप क्यों TTP से मुज़ाकरात कर रहे हैं, क्या कौन सी हायर ग्राउंड पे बात कर रहे हैं, लाइक पर TLP को इशू है वो बात करें, ताकि ये एक कन्फ्यूजन है मुल्क में ख़त्म हो और वो लोग आगे जगें। बल्कि ऐसे मौके के ऊपर आप PDM को ऑटोमेटिकली फिर आप बैक सीट पे ले आते हैं जब वहाँ पर क्लियर कर दी जाए, इवन टू एन एक्सटेंट कि वहाँ बात करते हैं महंगाई की बात होती है, ही शुड बी एबल टू गिव इट माइंड टू द डायरेक्टली टू द पीपल ऑफ टू द लीडर्स ऑफ अपोजिशन कि जी ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, एंड वी नीड योर सपोर्ट। इवन इफ आई एम द वन, आई वुड से आई नीड अपोजिशन सपोर्ट कि मुल्क में आम आवाम की सेहत और ज़िंदगी बेहतर करने के लिए हमें कुछ सजेशन दें,
वो हम उस पर अमल करते हैं। ऑपोजिशन डेफिनेटली रोल एक बिल्कुल नेगेटिव अप्रोच कर रही है, क्योंकि ऑपोजिशन जब जमहूरियत में ऑपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों क्रिटिक करते हैं, ऑपोजिशन हुकूमत चलाती है और गवर्नमेंट को हुकूमत चलाती है, और ऑपोजिशन जो है वो इसको क्रिटिक करती है, बट पॉजिटिव। तो आई थिंक ये अपॉर्चुनिटी मिस के आइंदा के लिए एटलीस्ट ही मस्ट कैश और ज़रूर इंटरेक्ट करना चाहिए इसके लिए। अतर काज़मी साहब, सिर्फ एक मामला नहीं है कि वो मौजूद हों या ना हों, लेकिन बहुत सारी चीज़ें, मुआहदे, तरमीम, चीज़ें सारी, अगर आप बिल्कुल ही मतलब ये ठीक है आज ये बेशक हम इनकी इंटेंट पे डाउट नहीं करते, ये बहुत नेकनीयती से कर रहे होंगे, सब चीज़ें सही होंगी, लेकिन अगर कल को कोई और आए और वो इस तरह करे और ये ऑपोजिशन में हो तो फिर तो एक बड़ा वावेला मच जाएगा। ये तो रिवायत किसी के लिए भी ठीक नहीं है। आपको नहीं पसंद है और आप हाथ मत मिलाएं, आप उनको, अब वो हैं तो सही, आप उनको ये तो नहीं, आप उनके वजूद को तो नहीं आप निगेट कर सकते कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। जैसे कैसे भी हैं, कौमी सलामती के इशूज़, अहम मामलात पर वो भी एक अवाम की नुमाइंदगी रखते हैं, उनसे बात तो इस हद तक तो की जा सकती है, लेकिन तमाम तर चीज़ों पर सोलो फ्लाइट्स, मेरा कंसर्न या सवाल सिर्फ आपसे ये है कि ये रिवायत डल गई तो कल को किसने आना है और वो फिर यही शुरू कर दे तो किस तरह चलेगा मामला? देखिए, इन प्रिंसिपल तो बात बिल्कुल ठीक है कि खान साहब को भी इसमें शामिल होना चाहिए, लेकिन ये कोई हुकूमती कमेटी नहीं थी, ये पार्लियामेंट की कमेटी थी। ठीक है, ये पार्लियामेंट की कमेटी है, इसको स्पीकर चेयर करते हैं और इसमें हर जो शख्स शामिल होता है, इसलिए कि डेमोक्रेसी में जो प्राइम मिनिस्टर भी होता है वो भी इक्वल होता है दूसरों के दरमियान। ठीक है, जितने भी लोग होते हैं वो उधर ही से मुंतखब हुआ है, तो ये उन सब नुमाइंदों की एक कमेटी है और उसमें हर शख्स उतना ही अहम है जितना प्राइम मिनिस्टर अहम है। तो ये एक चीज जो है ये भी बड़ी जरूरी है डिफरेंशिएट करने की, इसलिए कि ये हुकूमती कोई इजलास नहीं। राइट। दूसरी बात यह है कि अब इस कमेटी के अंदर बहुत सारे लोग तो माशाल्लाह ऐसे लोग भी आए हुए हैं जिन्होंने शिरकत की, जो गुज़िश्ता 3 साल से कौमी सलामती के इदारों के ऊपर किस किस्म के इल्जाम नहीं लगाते रहे, कौन सा उन्होंने इल्जाम नहीं लगाया और कौन सी दुश्मन तराजी उन्होंने नहीं की कि सिलेक्टेड है तो ये है वो है, मुल्क की मतलब आइन से लेके हर चीज की उन्होंने कहा कि कौमी सलामती के इदारों ने धज्जियां उड़ा दी हैं, और अब एकदम से वही लोग ज्यादा तनकीद कर रहे हैं, वही लोग ज्यादा बात कर रहे हैं। बिलावल साहब ने सबसे पहले सिलेक्टेड का नारा लगाया था। नून लीग का बयानिया क्या है, जो गफूर हैदरी साहब वहां पे गए हुए थे, गफूर हैदरी साहब से उधर किसी ने पूछा कि मौलाना साहब इलेक्शन कमीशन के बाहर और कहते हैं कि मैं GHQ पे अब चढ़ाई कर दूंगा, धरना तो उधर देना है, तो वो ये सारे वही लोग हैं ना। इनको किस तरह प्राइम मिनिस्टर फिर उतनी सीरियसनेस से ले सकते हैं जितनी हमारी ख्वाहिश है कि वो लें? तो ये एक चीजें हैं कि हमें सारी चीजों को अपने मारूजी हालात के अंदर देखना पड़ेगा। ये तो काजी साहब बात बजा हो गई आपकी, ठीक है, ये एक पॉइंट है जो कि एग्जिस्ट करता है, विच इज़ वेरी मच वैलिड एंड आई सेकंड दैट। लेकिन सर ओवरऑल हर मामले पे ही किसी चीज़ पर एतमाद में ना लेना चले, ये तो एक सलामती के इजलास में ना आना एक अलहदा मामला हो गया, उसमें आपकी रीज़न, आपकी बात, दलील अपनी जगह। लेकिन अगर आप कुछ भी तरमीम कर रहे हैं, आप EVM लाना चाह, हर चीज़ आप बुलडोज़ करने की नीयत से हैं, कोई मुआहदा आप शेयर नहीं करना चाहते हैं, क्या ये दुरुस्त है? या इस पर भी यही कह के हम छोड़ दें कि जी बस नहीं, उन्होंने इतनी बातें की हुई हैं तो मत लें उनको साथ? नहीं, बातचीत के बगैर तो आप मसाइल हल नहीं कर सकते। अच्छे हैं बुरे हैं जैसे भी हैं, अब वही लोग हैं जो इस निज़ाम के अंदर हैं, हुकूमत को उनको साथ लेके चलना पड़ेगा। लेकिन एक जो ये तासुर दिया जाता है ना कि जिस तरह के EVM के ऊपर तो वो रोज कहते हैं आके आप बात करें, वो आगे से कहते हैं कि जी हमने इसके ऊपर बात ही नहीं करनी। अब प्रॉब्लम ये है कि कुछ ऐसी चीजें जिसके ऊपर हुकूमत बात करने के लिए तैयार नहीं है, कुछ ऐसी चीजें जिसपे ऑपोजिशन बात करने के लिए तैयार नहीं है, तो अब मिडिल ग्राउंड ढूंढना पड़ेगा और कौमी जो चीजें हैं, जो कौमी मसाइल हैं, उनको सामने रखना पड़ेगा। लेकिन ये बात देखें, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, ऑपोजिशन के जो मसाइल हैं ना वो जाती नौयत के, वो उनके अपने मुकदमात हैं, चाहे वो सच्चे हैं झूठे हैं, और हुकूमत जो बात करती है वो EVM की बात करती है, वो इलेक्ट्रल रिफॉर्म की बात करती है, वो दीगर चीजों की बात करती है। तो ये चीज भी एक समझने की है कि दोनों की नजरियात, दोनों की जो जिसे कहते हैं ना चीजों को देखने की इस वक्त जो वो है जाविया निगाह है, वो कंप्लीटली डिफरेंट है। तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में भी इसमें कोई बेहतरी आएगी, इसलिए कि हुकूमत का तो यही टोटल नैरेटिव ही ये है कि ये सारी बुराइयों की जड़ ये है, तो अब जो बुराई है उससे किस तरह मुज़ाकरात करके उसमें से वो अच्छाई निकालेंगे, तो इससे तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में भी इसमें कोई चेंज आएगी। काज़मी साहब क्विकली एक चीज़ जान के आगे बढ़ूंगा कि ये जो बहरानी कैफियत है, कब ये चीनी का मसला, उस पर भी ये इल्ज़ाम दे रहे हैं, आप समझते हैं कि 3.5 साल के अरसे के बाद भी ये अब तक इल्ज़ाम देना कि जो बुराई है वो माजी की है, किसी चीज़ के लिए तो इनको ख़ुद को भी एहतसाब के लिए पेश करना होगा कि हाँ जी ये गलती हमारी है, लेकिन अपने ही वो वज़रा के बयानात में भी तज़ाद है। एक वज़ीर कहते हैं कि जी वाकई गलती हमारी है चीनी के बहरान
वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं सरप्लस है हमारे पास चीनी, और चीनी मिल नहीं रही है, और एक वज़ीर बैठ के कह रहे हैं कि ये मसला तो सारा इन दो ख़ानदानों का। ये सर थोड़ा सा मजाक नहीं लगता सारी की सारी सूरत? देखिए, सरप्लस अगर कोई चीज है ना तो वो हुकूमती तर्जुमान है। इस सारे सेटअप के अंदर इतने ज्यादा तर्जुमान है कि कुछ समझ नहीं आता कि बंदा किसको सीरियसली ले। दूसरी बात ये है कि जिस महंगाई का जो है हुकूमती नाअहली भी है, लेकिन एक मखसूस टोला है पाकिस्तान के अंदर, वो ये भी तासुर दे रहा है कि पूरी दुनिया में बिल्कुल अमन है, सब कुछ ठीक है, और पाकिस्तान के अंदर सब खराबी है। और ये वो सहाफती और दानिशवराना इंतहा पसंद है कि ये ओवरसीज पाकिस्तानियों ने जब अपने मसाइल के बारे में बताया कि जी हमारे मुल्कों में भी महंगाई है, वो ओवरसीज पाकिस्तानी जो 20 अरब डॉलर से ज्यादा पैसे भेजते हैं और इस बरस हो सकता है कि 30 अरब डॉलर से ज्यादा भेजें, तो ये जो सहाफती इंतहा पसंद है और दानिशवर इंतहा पसंद है, उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों को वो इतना राइट देने के लिए भी तैयार नहीं है कि वो वीडियो बना के सिर्फ ये बता दें कि देखो यार हमारे मुल्क में भी महंगाई है। इसके ऊपर भी जनाब वो उनके ऊपर तनकीद शुरू कर दी और कहा कि अच्छा हुआ है कि इनको वोट का हक नहीं मिला, इनको वोट का हक ना दो। तो ये दोनों चीजें हैं, हुकूमती नाअहली भी है लेकिन इसके अंदर सियासत भी हो रही है, और सहाफती जो है वो इंतहा पसंदी और दानिशवाराना दहशतगर्दी भी चल रही है। राइटली सेट। खालिद जमील साहब, आपकी क्या राय होगी? काज़मी साहब की बात आपने सुनी, ब्रिगेड साहब की बात सुनी। ओवरऑल एक तो मामला चीज़ों को पार्लियामान में लाना, सबको ऑन बोर्ड लेना, ये बात जो भी हालात हैं, सर्कमस्टांसेस हैं, फिर जो एक चीज़ वाज़े नज़र आ रही है कि या तो ये खलूस नीयत से चीज़ टेबल करें और वो नहीं अपोजिशन उस पर, अब तो चीज़ें ब्रॉडकास्ट हो रही होती है ना, अब तो ये तो नहीं है कि मैंने आपने जाके गैलरी में बैठना है तो जो रिपोर्ट करना है वही आवाम को पता होना है। अब तो तकरीर भी लाइव सुन रहे होते हैं, सारी चीज़ें उनको नज़र आ रही, तो पता लगेगा। अगर कोई अच्छी चीज़ पे अपोजिशन साथ नहीं दे रही है वो भी सामने आ जाएगी, उसके बाद आखिरी सोल्यूशन के तौर पे वो ले आए सदारती ऑर्डिनेंस, लेकिन इनकी तो पहली चॉइस ही प्रेसिडेंशियल ऑर्डर होता है। देखिए अरसलान, पार्लियामेंट को ताकतवर बनाने का बेहतरीन तरीका ये होता है कि जो उसकी पार्लियामानी कमेटीज़ होती हैं या स्टैंडिंग कमेटीज़ होती हैं, उनके अंदर कोई भी चीज़ आप लेजिस्लेशन करते हैं, वहाँ पेश करते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन होती है, तजावीज़ आती हैं हर तरफ से, उनको इनकॉर्पोरेट किया जाता है, अमेंड किया जाता है, फिर ऑन द फ्लोर उसको पेश किया जाता है, फिर आप उसके ऊपर वोटिंग करते हैं और वो अप्रूव होती है। तो मेरा ख्याल है कि इस ट्रेडिशन को ज़्यादा मजबूत करना चाहिए। दूसरा ये है कि देखें, दोनों अतराफ़ के ऊपर ये जो मामला अना की नज़र हो रहा है, एक तरफ प्राइम मिनिस्टर जो है कि वो किसी ऐसी मीटिंग में या किसी ऐसे फोरम पर नहीं आना चाहते जहाँ पर अपोजिशन के लीडर्स मौजूद हों, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी का मामला हो या कोई और मामला हो। दूसरी तरफ अपोजिशन भी लेजिस्लेशन के मामले में किसी ऐसे फोरम पे ताउन करने के लिए तैयार नहीं है जिसमें प्राइम मिनिस्टर के अलावा जो है कमेटी के चेयरमैन या सीनियर मिनिस्टर्स मौजूद हों। उनका भी ख्याल है कि नहीं, सिर्फ वज़ीर आज़म से बात होगी और उन्हीं के साथ जो है बैठ के बात की जा सकती है। तो मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं एक तो दरमियानी रास्ता निकालना होगा और कुछ हमें लाइंस ड्रा करनी होंगी कि हमारे कौन से ऐसे मामलात हैं जिन मामलात के ऊपर हम तमाम सियासत से बाला होकर अपने तमाम नज़रियाती, सियासी, फ़िक्री इख्तलाफात से हट कर जो है हमें बैठ कर बात करनी होगी। तो वो लाइंस ड्रा करनी होंगी और वो लाइंस उसी वक्त ड्रा होती हैं जब हम ज़ाती इख्तलाफात को एक तरफ रख कर, हम अपनी अनाओं को एक तरफ रख कर, कौमी मफादात को सामने रख कर फैसले करते हैं, और तब ये मामला होता है। दूसरा मामला जो है जो अभी आपने काज़मी साहब से ही बात की कि वो जो प्राइसेस का और ये सारा मामला है, मेरा ख्याल है ये इकनॉमिक मिसमैनेजमेंट का इशू है और इसमें बराह रास्त दो हुकूमतें इसमें ज़िम्मेदार हैं, एक पंजाब की हुकूमत और एक सिंध की हुकूमत। जो है कि अगर आप इस सारे क्राइसिस को देखें, खा वो चीनी का हो, आटे का हो, घी का हो या प्राइसेस का हो, ये सारे के सारे मामला जो हैं ये मामलात आपके लिंक करते हैं जो डिस्ट्रिक्ट प्राइस मैकेनिज्म होता है जिसको सुपरवाइज सूबाई हुकूमत कर रही होती है और डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया कर रही होती है। तीन चीज़ें बड़ी अहम होती हैं इन्फ्लेशन के अंदर। एक होता है आपका जो स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट है जो पिछले 3-4 साल से मुस्तहकम है। दूसरा होता है कि आपकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस जो है जो डेफिनेटली इंक्रीज़ हुई हैं, इंटरनेशनल प्राइसेस भी हमारे सामने है। सेल्स टैक्स की और PDL का जो शरह है वो भी हम 3 साल पहले की देखें और इस साल की देखें तो बहुत नुमाया फ़र्क होगा, लेकिन इसके बावजूद उसको गवर्नमेंट जो है अब्जॉर्व नहीं कर सकी। सारा बर्डन जो है कि वो आम आदमी के ऊपर चला गया। अब यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया थी, सूबाई हुकूमत की जो एफिशिएंसी थी, उसको देखना था। दो चीज़ें करनी थी। एक ये करना था कि जो सप्लाई चेन होता है किसी भी कमोडिटीज़ का, बेसिकली ख़ास तौर पर वो चीज़ें जो रोज़मर्रा की अशिया ज़रूरत की होती हैं, खाने पीने की बुनियादी चीज़ें होती हैं, उनकी सप्लाई नहीं टूटनी चाहिए। सप्लाई टूटी हुई है सिंध में भी, पंजाब के अंदर भी। दूसरा ये हुआ कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो है वो इंतहा की हुई है और जो प्राइसेस हैं उसको कार्टलाइजेशन करके प्राइसेस को इंक्रीज़ किया जा रहा है। इस पे भी अगेन
डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया जो होती है उसको रेड्स करने होते हैं, उसको सब पता होता है कौन सी गला मंडी है, कौन सी स्पॉट्स हैं जहाँ पे ज़ख़ीरा किया हुआ है, और अगर आप उस ज़ख़ीरा की चीज़ों को बाहर निकाल के ले आए तो रेट खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। राइटली सेड। तो जिस तरह आपने कहा कि इट इज़ इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट, ये सिंध गवर्नमेंट या वफाक की तरफ से है, नो डाउट इट इज़, एंड पीपल आर सफरिंग। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का। आज के प्रोग्राम से इतनी। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।